Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this is the chapter number 9 of CA Final Law, that is Companies Incorporated Outside India. So let's revise it quickly. ये बहुत important chapter है and it counts for 0 to 8 marks in your examinations. So let's get started. सबसे पहले तो डेफिनेशन है आपकी फॉरेन कंपनी की. तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन का मतलब फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ. तो कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में नहीं है. तो यही आप समझते हो फॉरेन नाम से, फॉरेन के टर्म से, कि जो इंडिया में नहीं है वो फॉरेन में है. लेकिन यहाँ पे ना हमारे दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं. अब वो दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. पहला एस्पेक्ट होता है आपका फॉरेन कंपनी एंड दूसरा जो आपका चैप्टर का नेम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर है, सारी की सारी फॉरेन कंपनी नहीं है. उनमें से फॉरेन कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी हम उस कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर है उसको हम ये बोलते हैं कि ये एक फॉरेन कंपनी है. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी अ फॉरेन कंपनी. सो ऑल द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विल बी नेम्ड एज फॉरेन कंपनी ओनली. ठीक है, तो मतलब कंपनी. नाउ कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट. तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कहाँ है, इंडिया के बाहर है, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. लेकिन हम कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी हुई है उसको फॉरेन कंपनी तभी बोलते हैं व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अब वो टू कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं. पहली कंडीशन तो है प्लेस ऑफ बिजनेस की, दूसरी कंडीशन है बिजनेस एक्टिविटी की. तो वो जो कंपनी है उसकी एक तो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. कहाँ, इंडिया में. जो कंपनी इंडिया के बाहर है उसकी एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए. अब प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ना इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए. इन्होंने बोला कि या तो एक प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली हो, मतलब खुद से हो. दूसरा इन्होंने बोला कि मतलब एजेंट के थ्रू भी हो सकती है. फिर तीसरा इन्होंने बोला फिजिकली हो. ना इटसेल्फ का मतलब हो गया कि जैसे कोई ए लिमिटेड अगर बाहर है तो ए लिमिटेड इंडिया में भी है. ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो इटसेल्फ हो गया. देन एजेंट के थ्रू भी हो सकती है. देन इन्होंने बोला फिजिकल मोड में भी हो सकती है एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है तो कोई प्रॉपर ऑफिस ही हो इंडिया के अंदर. नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकती है. अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, ये अलग से जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्रहेंसिव जो इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, ये जो टर्म है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमारे में है. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है फॉरेन कंपनी की, कि सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दुकान खोलने से काम नहीं चलेगा, बिजनेस की एक्टिविटी भी कंडक्ट होनी चाहिए. सो दूसरी कंडीशन क्या है, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों चीज़ें हैं इंडिया के बाहर जो, लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. नंबर वन इज़ प्लेस ऑफ बिजनेस हो, दूसरी क्या है, कंडक्ट करे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी. अब प्लेस ऑफ बिजनेस में कई सारी चीज़ें आ गई, इटसेल्फ, एजेंट, फिजिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड. यहाँ तक लर्न हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे जाके हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड का दे रखा है. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है. तो फॉरेन कंपनी के जो रूल्स हैं वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब हुआ कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिकली चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है जो भी हमारा मोड है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ चलती है तो आपको पता होगा कि मेन सर्वर भी कोई चीज़ होती है. ठीक है, अब ये मेन सर्वर की लोकेशन से इन्होंने बोला इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इंडिया में इंस्टॉल्ड हो चाहे इंडिया के बाहर इंस्टॉल्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर है तो दैट विल काउंट टू प्लेस ऑफ बिजनेस, वो प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि मेन सर्वर इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया के बाहर होगा तो भी चलेगा. लेकिन उन्होंने बोला कि ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूसिव माने जाएंगे. तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके मटेरियल में, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूडेड है. तो नंबर वन इज़, अगर कोई बिज़नेस, टू बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अगर कोई बिज़नेस कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर कोई डेटा इंटरचेंज हो रहा है या कोई अदर डिजिटल सप्लायर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, सो दैट विल बी डीम्ड कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंट हो रहा है. और अगर कोई भी ऐसी बिजनेस की चीज़ हो रही है, सो दैट विल बी प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है ये हो गया B2B B2C.
दूसरा इन्होंने बोला कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई ऑफरिंग कर रहे हो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, या फिर आप इनविटेशन दे रहे हो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट्स या सब्सक्रिप्शंस को सिक्योरिटीज़ में इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के लोगों से, इंडिया के सिटीजन से, तो भी जो है ये माना जाएगा कि आपने क्या कर ली, प्लेस ऑफ बिजनेस बना ली है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, डेटा सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये भी जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगी। चौथी इन्होंने क्या बोली, अगर कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो आप, जैसे टेली मार्केटिंग कर रहे हो, टेली कम्यूटिंग कर रहे हो, टेली मेडिसिन दे रहे हो, तो वो भी माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड ही है। और इन्होंने बोला ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज भी मानी जाएंगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड ही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूडेड हैं। तो क्या क्या, B2B B2C, देन ऑफरिंग्स डिपॉजिट्स वाला, देन आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, वेब बेस्ड मार्केटिंग एडवाइजरी, देन ऑनलाइन सर्विसेज जो भी होंगी, एंड जो भी आपकी डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज होंगी, ये सारे के सारे पॉइंट्स किस में कवर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड में कवर्ड है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी सब कुछ भी फिज़िकल मोड हो। इसमें आप चाहे ईमेल से कर लो, चाहे मोबाइल से कर लो, चाहे सोशल मीडिया से कर लो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग से कर लो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन, या किसी भी और तरह से। बस इनका मतलब ये है कि होना चाहिए एक तो बिजनेस एक्टिविटी और प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके इंक्लूडेड हैं किसमें, योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो जैकपैक लिमिटेड है वो कोई शिपिंग कंपनी है जो कि जापान में इनकॉर्पोरेटेड है। अब कंपनी ने क्या करा है, एक ब्रांच ऑफिस इंडिया में बनाया है और उसने नेसेसरी अप्रूवल भी ले लिया है RBI में। अब ये क्या है, ये जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब ये क्या है, कंपनी दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो इसने क्या करा है, इसने ब्रांच ऑफिस बना लिया इंडिया में। ठीक है, अब ब्रांच ऑफिस क्या होते हैं, जनरली रिफ्लेक्शन होते हैं पेरेंट कंपनीज ऑफिस से। तो ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि अगर ये ब्रांच एक तरह से ये एजेंट हो गई, राइट। सो दस ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड सच अदर प्रोविजंस एज मे बी स्पेसिफाइड। तो क्योंकि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रही है क्राइटेरिया को फॉरेन कंपनी के, क्योंकि यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो गई एंड ये बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रही है, और ये है भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सो दैट इज़ वाई दिस विल बी डीम्ड दैट इट इज़ अ फॉरेन कंपनी एंड इट हैज़ टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी इन द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन पढ़ी, एंड देन वी डिस्कस्ड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब हमारे जो हैं वो सेक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेक्शंस है ना, ये कुछ फेजेस में हमारे डिवाइडेड हैं। तो जो आपका सेक्शन नंबर 379 से 385 है, ये जो है ये फॉरेन कंपनी के बारे में बात करेगा, और उसके बाद में आपका जो 386 है वो बात करेगा 386 वाला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में, मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में भी यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं दैट आर एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। सो स्टार्टिंग विथ 379 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज़। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी आपके सेक्शन नंबर 380 से लेकर के 386 हैं वो आपके लगेंगे फॉरेन कंपनी पे, और आपका 392 और 393 भी जो है वो फॉरेन कंपनी पे लगेगा। तो उन्होंने बता दिया कि क्योंकि आप जो हो आपने डेफिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है, तो इसलिए आपको इन सेक्शंस का पालन करना पड़ेगा। सो सेक्शन नंबर 380 से लेकर के 386 तक जो है सारे के सारे एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी को। साथ में सेक्शन नंबर 392 और 393 भी एप्लीकेबल रहेगा सारी के सारे फॉरेन कंपनीज़ को। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला कि जो भी अभी तक हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था ना, वो सारा का सारा एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन कंपनी पे। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो उन्होंने ये बोला कि जहाँ पर भी 50% से, मतलब एटलीस्ट 50%, 50% से नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, किसका हो, फॉरेन कंपनी का हो जो कि इंडिया के बाहर है। ठीक है,
अब इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें ये बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो उन्होंने ये बोला कि जहाँ पर भी 50% या उससे ज़्यादा का जो शेयर है किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का। अब ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, ठीक है, और चाहे कोई सिंगल कर रहा है या फिर एग्रीगेट में है, ठीक है। अब वो किसने होल्ड कर रखा है 50% या उससे ज़्यादा का शेयर, इंडिया के या तो सिटीज़न ने एक या एक से ज़्यादा, या फिर कोई भी इंडिया की किसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट ने, या फिर कंपनी और सिटीजन्स दोनों ने, ठीक है। अब चाहे सिंगली चाहे एग्रीगेट, तो सच फॉरेन कंपनी शेल ऑल्सो कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 22 and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to business carried by as it was incorporated in India। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक तो आपका जो सेक्शन नंबर 242 में आ रहा है वो जो है आपका, उसके ऊपर जो है फॉरेन कंपनी के वाले सारे के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली, दूसरा आपका जो फैक्टर है दैट इज़ अबाउट द पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल के लिए उन्होंने ये बोला कि अगर कम से कम 50% या फिर उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, किसका, फॉरेन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50% या उससे ज़्यादा किसके पास में है, चाहे इंडिया के एक या एक से ज़्यादा सिटीज़न के पास में है, चाहे इंडिया की एक या एक से ज़्यादा कंपनी के पास में, चाहे थोड़ा सा सिटीज़न के पास में थोड़ा सा कंपनी के पास में, मिला जुला कर वो 50% से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर उस कंपनी को ऐसे माना जाएगा जैसे वो इंडिया की ही हो, जैसे वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। और जो भी आपके प्रोविजंस होंगे 22 के, चैप्टर 22 के, दैट विल बी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि उसको फिर जो है कंप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हम मानेंगे कि वो क्या है, कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है किसमें, इंडिया में। तो इसके एक एग्जांपल है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो एमआर कंपनी की है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है दुबई में, और उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, हिंदुजा लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, वैशाली कंपनी जो कि इंडिया में है, और रिमेनिंग सिटीजन्स कहाँ हैं, दुबई के हैं। तो भले ही रिमेनिंग सिटीजन्स दुबई के हैं, लेकिन ये देखो ना, इंडियन कंपनी ने कितना बना दिया शेयर, 51% का शेयर किसके पास आ गया, इंडिया के पास ही आ गया। तो इसमें इन्होंने ये बोला, एज पर सेक्शन नंबर 379 सब सेक्शन 2, जो इमार कंपनी है उसको जो है कंप्लाई करना पड़ेगा विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 22, क्योंकि 50% से ज़्यादा किसके पास में है, इंडिया के पास में ही है उसका जो शेयर है, ठीक है। सो इस वाली कंपनी को विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस एज इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो हम ये मानेंगे कि वो जो कंपनी है वो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो क्या हो, इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, और जो भी चैप्टर नंबर 22 है उसकी जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए, कि कोई इंडिया का सिटीज़न है जिसने क्या करा, जिसने कोई कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट कर दी, बिज़नेस कर रहा है वो वहाँ पर, तो क्या वो कोई फॉरेन कंपनी होगा। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या फ़ॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशंस हैं वो वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। अब देखो, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो है, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीज़न कहीं मतलब सिंगापुर में है सपोज़ वो, और वहीं पे वो बिज़नेस कर रहा है, वहीं पे सब कुछ कर रहा है, तो क्या उससे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बन रही है, नहीं बन रही है। प्लेस ऑफ बिजनेस में कहीं पे भी सिटीज़न का नाम तो है नहीं ना, तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बन रही है, भले ही बिजनेस एक्टिविटी हो रही है बट प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं बन रही है ना। सो दैट इज़ वाई जो सिटीजनशिप है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉरेन कंपनी को वो तीनों क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करने चाहिए। एंड अगर वो कर लेती है उसके बाद में हम देखेंगे कि वो उसमें जो शेयर का एप्लीकेबिलिटी है वो है या नहीं है, एंड अगर है तो फिर उसको चैप्टर नंबर 22 के जो प्रोविजंस हैं वो रेफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 379। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 380, एंड ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। तो पहला 379 किसके बारे में बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की, कि कौन सा एक्ट फॉरेन कंपनी पे लगेगा, कौन सा एक्ट फॉरेन कंपनी पे लगेगा। सेक्शन नंबर 380 बात कर रहा है हमारी डॉक्यूमेंट्स की।
तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब अगर आप पे एप्लीकेबल हो गई है फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी पे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं, तो उन्होंने ऊपर ही बता दिया था कि अगर आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप पे 380 से लेकर 386 के प्रोविजंस लग जाएंगे, 392 और 393 लग जाएगा, राइट। तो इसलिए 380 वाला लग जाएगा। तो 380 वाले में क्या है कि आप क्योंकि एक फ़ॉरेन कंपनी बन गए हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो रजिस्ट्रार हैं उनको क्या करने पड़ेंगे, और रजिस्ट्रार को फॉरेन कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे। तो एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसने 30 दिन उसको हो चुके हैं इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाए हुए, फिर उसको क्या करना पड़ेगा उन 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कर लो, उससे ज़्यादा डिले मत करना। तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रार को कुछ चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेंगी। क्या क्या करना पड़ेगा, पहला तो उसको करना पड़ेगा सर्टिफाइड चार्टर डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA और एनी अदर इंस्टीट्यूशन डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने ये बोला, सॉरी इंस्टीट्यूशन बोल दिया, इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो एक तो इनको करना पड़ेगा सर्टिफाइड कॉपी चार्टर की, मतलब कोई MOA, AOA वगैरह जो है, और साथ में इनको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट अगर इनके पास है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है इनके कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इन्हें सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो मतलब आपका चार्टर डॉक्यूमेंट है वो अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। या अगर वो मतलब इंग्लिश में नहीं है तो क्या करें, तो उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, चार्टर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ उनको क्या बतानी पड़ेगी, उनको ये बतानी पड़ेगी कि इनका पता क्या है, इनका एड्रेस क्या है। तो व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द इंडिया ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद में इनको जो है लिस्ट देनी पड़ेगी कि ये डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी की, ये सेक्रेटरी हैं इस कंपनी के, और उन डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की भी पूरा का पूरा इनको बायोडेटा देना पड़ेगा। एक तो इनको पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी, साथ में इनको क्या बताना पड़ेगा, इनको उनका नाम, सरनेम, फॉर्मर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बीवी का नाम, बच्चों का नाम, मतलब स्पाउस का नाम, ठीक है। देन रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, और अगर वो नेशनैलिटी उनकी नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है, डायरेक्टर्स या सेक्रेटरीज़ की, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है। फिर उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, देन डिन नंबर, देन योर पैन नंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप नंबर जो है वो डायरेक्टर्स का नहीं होता, डायरेक्टर्स के पास में डिन होता है। कंपनी का सिन भी बताना होगा, और ईमेल आईडी, और अगर डायरेक्टर्स के पास में कोई और डायरेक्टरशिप्स है उसका भी मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको उनका मेंबरशिप नंबर बताना पड़ेगा सेक्रेटरीज़ का, ठीक है। और आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा नेम और एड्रेस, और द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन जो कि इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, और जो कि ऑथराइज्ड हैं, कि ये है तो कंपनी बाहर बनी हुई, तो कोई तो ऐसा इंसान होगा ना इंडिया के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले ले। तो उस पर्सन का, जो पर्सन रेसिडेंट है इंडिया में, उसका नेम, एड्रेस और पर्टिकुलर्स चाहिए, ठीक है। देन फुल एड्रेस चाहिए ऑफिस का, अगर ऑफिस इंडिया में है तो उसका फुल एड्रेस दो, या फिर जो भी डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में उसका एड्रेस दो, ठीक है। और आप क्या करो, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे अगर कोई पुरानी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके भी आपको पर्टिकुलर्स जो है वो देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि कोई भी डायरेक्टर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कि इंडिया में है उसको कभी भी कॉन्विक्ट या डीबार नहीं करा है फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर अब्रॉड में। तो ना तो वो इंडिया में डीबार या कॉन्विक्शन उसने करा हो, ना ही बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ की भी डिक्लेरेशन जो है वो फॉरेन कंपनी को किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। एंड जो भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें भी जो है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस में दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें दी जाएंगी फॉर्म नंबर FC1 में, ठीक है। तो ये फॉर्म नंबर FC1 में जो है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर दे दो। और कितने और क्या देना है आपको, प्रिस्क्राइब्ड फीस और डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, ठीक है। नाउ द एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी सपोर्टेड विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम RBI अंडर द FEMA और रेगुलेशंस एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर रेगुलेटर्स इफ़ एनी। तो कोई भी अगर रेगुलेटर्स है ना तो वो रेगुलेटर्स की भी आपको जो है वो कॉपी देनी पड़ेगी। और आपको जो है अप्रूवल ऑफ RBI अंडर FEMA एक्ट तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो इनकी क्या चाहिए, अटेस्टेड कॉपी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक और चाहिए, दैट इज़ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी दैट नो सच अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप ये चीज़ नहीं दे रहे हो
तो आप क्या करो, तो आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की एक डिक्लेरेशन दे दो कि ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। देखो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आप देनी होगी रजिस्ट्रार को। कब देनी पड़ेंगी? विदिन 30 डेज, जब आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बना ली। इंडिया में बना ली प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देनी है। देनी किस में पड़ेंगी? FC1 में, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब इन्होंने बोला इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ अटेस्टेड कॉपीज़ देनी पड़ेंगी। किसकी? RBI के अप्रूवल की, क्योंकि फेमा एक्ट ये बोलता है, या कोई भी रेगुलेटर की रिक्वायर्ड है तो वो भी दो। या फिर अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो फिर आप क्या करो, एक डिक्लेरेशन दे दो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से कि ऐसा कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ओके। नाउ ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने ये बोला, एनी डॉक्यूमेंट विच हैज़ which any foreign company is required to deliver to registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi, and it shall be accompanied with the prescribed fees. And if any foreign company ceases to have place of business in India, it shall forthgive notice to the fact that registrar, and from the date on which such notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to the registrar shall cease, provided it has no other place of business in India. इन्होंने ये बोला कि अगर जो है, जैसे फॉरेन कंपनी पे ऊपर जब तक मतलब वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है तब तक ही तो जो इसके प्रोविजन है एप्लीकेबल है। नाउ सपोज जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बना रखी थी फॉरेन कंपनी ने, वो बंद हो गई, वो हट गई, उस केस में क्या होगा? और उसके पास कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है भी नहीं, तो उस केस में जो फॉरेन कंपनी है ना, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा ROC को कि ROC अब जो है, अब हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस थी उसको हटा दिया, वो सीज हो गई है। ठीक है, और आपको डेट देनी पड़ेगी, और आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, और सच नोटिस ऑब्लिगेशन टू फाइल डॉक्यूमेंट्स विद ROC सीजेस प्रोवाइडेड दैट नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है ROC को इस बारे में बताना पड़ेगा, एंड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन है तो वो भी डिलीवर करना पड़ेगा किसको? ROC को। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि every foreign company existing at the commencement of the Companies Act which has not delivered to the registrar the documents in the particulars shall continue to be subject to obligation to deliver those documents and particulars in accordance with the Companies Act 1956। तो ये वाला पॉइंट जो है इतना रिलेवेंट नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज़ हैं तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी ROC को डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर सपोज इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ हुआ ऑल्टरेशन, जैसे कोई डायरेक्टर को हटा दिया या कोई एड्रेस चेंज हो गया प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में अगेन आपको ROC को बताना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को तो कंपनीज़ के बारे में सब चीज़ें पता ही होनी चाहिए ना। तो उस फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार के उसके बारे में बताना पड़ेगा विदिन 30 डेज ऑफ सच चेंज। और ये चीज़ें किस में बताई जाएंगी? ये चीज़ें बताई जाएंगी FC2 में। और पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, तो प्रिस्क्राइब फीस भी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 फॉर्म पढ़ लिए और 2 सेक्शन पढ़ लिए। पहला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 379, दूसरा सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 380। उसके बाद में और हम लोगों ने 2 फॉर्म पढ़ ली, FC नंबर 1 एंड FC नंबर 2। उसके बाद में आता है आपका थर्ड सेक्शन, दैट इज़ अकाउंट्स। तो आपने क्या करा? एप्लीकेशन हो गया आपके ऊपर प्रोविजंस का, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। अब क्या करो? अब आप बन गए हो एक कंपनी, अब आपका काम शुरू हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेन कंपनी से बोल रही हूँ मैं, क्या करना पड़ेगा? फॉरेन कंपनी को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मतलब आपका जो भी अकाउंटिंग हो रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो अकाउंटिंग के बारे में जो है वो है। तो इसमें क्या है, हर फॉरेन कंपनी को कैलेंडर ईयर में, नॉट अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला जो ईयर है उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें इनको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, P&L बनाना पड़ेगा, और ये बनाना पड़ेगा इनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स में, पर्टिकुलर्स और एनेक्सेस के साथ में। एंड इनको डिलीवर करनी होगी इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी किसको? अगेन रजिस्ट्रार को। इनको ये कॉपीज़ भी देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सपोज़ जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी अनेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उनका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन अनेक्स करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। अब ये जो भी आपकी अकाउंटिंग हो रही है ये कैसी होनी चाहिए? दैट दिस शुड बी एज पर द स्केड्यूल नंबर 3। ठीक है, एज पर द स्केड्यूल नंबर 3 और एज नियर देयर टू एज पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है,
और साथ में इन्होंने बोला कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनेक्स होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो चैप्टर नंबर 9 के प्रोविजंस जो जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में एनेक्स होने चाहिए। और ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी एज सबमिटेड बाय इट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द एप्लीकेबल लॉज देयर। तो उन्होंने ये बोला कि डॉक्यूमेंट्स जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं ऑफ अ पेरेंट फॉरेन कंपनी, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी पेरेंट फॉरेन कंपनी है तो कंसोलिडेटेड वाले जो होते हैं ना, पेरेंट के पास ही तो होते हैं ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो भी जो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी आरओसी को देने पड़ेंगे। एंड उसमें भी यही चीज़ जो है वो है क्या कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद में जो है वो ये है कि जैसे सपोज़ कोई अगर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है कंसोलिडेशन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी ऑन बॉडी कॉर्पोरेटेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट दैट पीरियड इज़ अ ईयर। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जैसे सपोज़ पेरेंट कंपनी का ईयर जो है वो अलग है और जो उसकी सब्सिडरी है उसका पीरियड जो है वो अलग है, तो कंसोलिडेशन क्या मान के करें। तो इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दो और वो फिर एक पीरियड को अलाउ कर देगी कि ये पीरियड जो है वो माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और बोल दी, अगर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑर्डिनेंस वाले से के लिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेन कंपनी हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में नॉट नेसेसरी फॉलो अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st day of March every year. It has obtained a requisite approval from the central government for the same. तो उन्होंने यहाँ ये बोला कि कोई भी अगर पेंडिंग एप्लीकेशन चल रही है ऑर्डिनेंस एक्ट 2018 वाली ट्रिब्यूनल के आगे, तो वो डिस्पोज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन कंपनी को वो एग्जाम्प्ट भी कर सकती है इस प्रोविजन के एप्लीकेबिलिटी से। दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये बोली कि अगर जैसे कंपनी जो है वो कोई पर्टिकुलर ईयर फॉलो नहीं कर रही है, कोई पर्टिकुलर पीरियड फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है वो अप्रूवल लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो है वो डायरेक्शंस की पावर होती हैं कि मतलब ये देखो ये है ना द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए गिवन अबव। तो क्लॉज ए तो आपका यही था दिस वन, ये वाला। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, इससे आपको सीजी जो है एग्जाम्पशन दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीजी के पास में बहुत सारी पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों से जो है कंपनी को, फॉरेन कंपनी को क्या कर सकती है, आज़ाद कर सकती है। ठीक है, नाउ जो कंपनी का रूल्स 14 है वो क्या बोलता है, हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में वो चैप्टर 9 शेड्यूल 3 कंसोलिडेशन वो सब तो है ही, लेकिन उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो एनेक्स करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कोई रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर कोई स्टेटमेंट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का, इसमें इंक्लूडिंग डिविडेंड्स अगर कोई हैं तो वो उस चीज़ का भी जो है मेंशन करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे किसको, आरओसी को। ठीक है, अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्या 30 डेज़ में देने हैं, नहीं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमको देने हैं 6 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारे 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो यू हैव टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। ठीक है, और अगर आरओसी को आपको अगर लगता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ 6 महीने में, तो आरओसी को रिक्वेस्ट कर दो, तो वो जो आरओसी है वो एक्सटेंशन दे सकती है आपको 3 महीने और का। ठीक है, उसके बाद में क्या इन अकाउंट्स का ऑडिट होगा, बिल्कुल होगा। कौन करेगा ऑडिट, ऑडिट करेगा आपका ऑब्वियसली द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और आपका फर्म या एलएलपी भी कर सकती है सीएस की, तो ये हम लोगों के पास में ही पावर्स है ना। जो भी प्रोविजंस होंगे चैप्टर नंबर 10 के, तो दैट इज़ ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, वो यहाँ पे मुटाटिस मुटांडिस मतलब एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में कैलेंडर ईयर में करना पड़ेगा, बैलेंस शीट P&L, इसकी कॉपी आरओसी को दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकती है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करो। फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक चीज़ अच्छा मैं आपको और बताना भूल गई कि जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस की लिस्ट है ना वो सब भी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है एज ऑन बैलेंस शीट, तो वो भी आपको जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में देनी पड़ेंगी। वेट, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ दिखाई देती हूँ। और वो जो लिस्ट जाएगी ना कि ये प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में है, वो जाएगी आपकी FC नंबर 3 में। ठीक है, ओ नो, ये पता नहीं यहाँ से रिकॉर्ड हुआ है नहीं, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। हाँ, इसमें ये था
देखो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ एंड एक्सक्यूज़ मी अगर ये रिपीट हो गया, बिकॉज आई एम डाउटफुल कि पता नहीं ये पार्ट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो मैं इसमें ये बता रही थी कि जो कंपनीज़ है ना उसको अकाउंट्स के साथ साथ ना लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भी देना पड़ेगा। जो भी उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस की लिस्ट है किसमें देना पड़ेगी, FC3 में। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ये बताता है FC3 वाला कि जो भी लिस्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस की, ये फॉरेन कंपनी की ये प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, किसमें, FC नंबर 3 में। और उसके साथ में अकाउंट्स जहाँ पे भी आया तो अकाउंट्स में क्या क्या बातें और आ गई थी। एक तो शेड्यूल नंबर 3, जो भी इंडियन ऑपरेशंस का आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आपको शेड्यूल नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा। देन आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, देन आपको चैप्टर नंबर 9 जो है उसके प्रोविजंस एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें दे रखे हैं वो एनेक्स करने पड़ेंगे। एंड कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट फॉरेन कंपनी है तो उसको सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने पेरेंट फॉरेन कंपनी में जो था कंसोलिडेशन वाला जो पॉइंट था उसमें 2 पॉइंट्स और आए थे, अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। देन अगर कोई डेट का इशू आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो कि भैया कौन सी जो है हम डेट रखें, कौन सा पीरियड हम कंसिडर करें अगर कुछ मिसमैच है। फिर अकाउंट्स के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें और जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि एनेक्स होंगे। दैट इज़ द स्टेटमेंट दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, देन द स्टेटमेंट दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वाला। फिर उसके बाद में टाइम लिमिट क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी होगी फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ROC चाहे तो एप्लीकेशन देके 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकती है। फिर जो भी ऑडिट होगा ना वो कौन करेगा, CAs या CA की फर्म करेगी। और जो है जो प्रोविजंस होंगे चैप्टर नंबर 10 के वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑडिट वाला कि ऑडिट कौन करेगा अकाउंट्स का, CS करेंगे। और जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। अब हम लोगों ने 381 तक कर लिया। सो 379 इज़ फॉर एप्लीकेबिलिटी, 380 इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स, 381 इज़ फॉर अकाउंट्स। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें जो है कर ली हैं, ये 3 सेक्शंस। और हम लोगों ने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को भी पढ़ लिया था। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो सुन लो कि सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो है ना तो इसमें ऑथेंटिकेशन कौन कर सकता है, इसमें या तो कोई एडवोकेट कर सकता है, कोई प्लीडर कर सकता है जो कि एंटाइटल्ड है टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट, या फिर आप किससे काम चला सकते हो, एफिडेविट से भी काम चला सकते हो। किसके एफिडेविट का, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो ROC को लगता है कि कॉम्पिटेंट है और उसके पास में एडिक्वेट नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज़ की, जो हम बार बार हम कोट करें ना सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, तो ये सर्टिफिकेशन की बात हो रही कि कौन करेगा। तो जिसको एडिक्वेट नॉलेज अगर ROC को लगता है कि इस बंदे को हाँ एडिक्वेट नॉलेज है तो उसका एफिडेविट वहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 3 फॉर्म हो गए और जो है हमारे 3 ही सेक्शंस हो गए हैं। ठीक है, और एनुअल रिटर्न वाला अभी आया नहीं, तो जब आएगा तो मैं बता दूंगी। वो वैसे FC नंबर 4 है। तो मैं इस वीडियो को ना यहीं एंड कर रही हूँ, मैं थक गई वीडियो रिकॉर्ड करते करते। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, सो टिल देन आई होप दैट दिस हेल्प्स यू ऑल। और एंडिंग द वीडियो हेयर, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।